अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। याद रहे इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे 20 की पॉइंट्स। अगर आपने ये लेक्चर एंड तक तवज्जो के साथ सुना है तो उन तमाम की पॉइंट्स के जवाब आप फर्स्ट गो में बिल्कुल सही दे सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल, डाइशियस और हेट्रोफ्रोडाइट। इंसान की अगर हम बात करते हैं, इंसान क्या है? यूनिसेक्सुअल। या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, इसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। इसकी अपोजिट टर्म जो होती है वो बाइसेक्सुअल होती है। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि मेल और फीमेल पार्ट किसी एक के अंदर ही हो, लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता, वो यूनिसेक्सुअल है। और डाइशियस, डाइशियस का मतलब होता है या तो उसके अंदर मेल वाले पार्ट होंगे, सिमिलर टर्म है ये तीनों, अगर देखा जाए तो सिमिलर टर्म है। डाइशियस में भी क्या होता है, या तो उसमें मेल वाले पार्ट्स होंगे या सिर्फ फीमेल वाले पार्ट्स होंगे। मोनोशियस क्या होता है, एक ही जानदार होता है, उस एक ही जानदार के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, इसकी अपोजिट टर्म। जबकि डाइशियस के अंदर क्या है, या तो मेल वाला पार्ट होगा या फीमेल वाला पार्ट होगा। हेट्रोफ्रोडाइट भी सिमिलर टर्म है। हेट्रोफ्रोडाइट का मतलब है या तो मेल वाला पार्ट होगा या फीमेल वाला पार्ट होगा। और इसकी अपोजिट टर्म है होमोफ्रोडाइट। होमोफ्रोडाइट जो होता है उसमें क्या होता है कि हर्मेफ्रोडाइट्स भी हम कहते हैं। हर्मेफ्रोडाइट्स में क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट जो है वो किसी एक ही जानदार में हो। तो इंसान जो है, ये तीनों टर्म है, यूनिसेक्सुअल, डाइशियस और हेट्रोफ्रोडाइट, तीनों सिनोनिम है, मिलते जुलते हैं। दे आर आइदर मेल हैविंग टेस्टिस और फीमेल हैविंग ओवरी। या तो वो मेल होंगे, मेल अगर होंगे तो टेस्टिस होंगे और फीमेल होंगी तो ओवरीज होंगी। रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे हम पढ़ने जाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल में, लेकिन सिंपल रोल बात कर ले कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रोल क्या। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरेट्स एंड डिलीवर स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ही काम है, क्या करना? जनरेट करना स्पर्म को और डिलीवर करना है उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक डिलीवर करना। खत्म, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम यही है। रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The female reproductive system produce and prepare egg for fertilization and provide support for fetal development during pregnancy. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम काफ़ी ज़्यादा है। उसका काम होता है प्रोड्यूस करना और एग को प्रिपेयर करना फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर फीटल डेवलपमेंट। और फीटस की जो बच्चा जो बन रहा होगा उसकी डेवलपमेंट का जो काम होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो उसको हमने इनके जितने भी पार्ट्स हैं उसको 200 में डिवाइड किया है। एक कहलाते हैं इंटरनल जेनिटेलिया, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो पार्ट्स जो बॉडी के अंदर हैं, इंटरनल जेनिटेलिया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो है जो बॉडी से बाहर है। अब इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर टेस्टिस आते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड, डक्ट्स और ग्लैंड जो हैं वो इंटरनल जेनिटेलिया में आएंगे। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर पेनिस और स्क्रोटम आएगा। अब हम इसको शुरू करने से पहले थोड़ा मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेल गोनेड्स जो है वो क्या है? टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर क्या होती है? स्पर्म की डेवलपमेंट होती है। टेस्टिस के अंदर क्या होती है? स्पर्म की डेवलपमेंट होती है। और ये स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ आते हैं? एपिडाइडेमिस में। एपिडाइडेमिस के अंदर जाकर क्या होगा? एपिडाइडेमिस के अंदर ये जो है वो स्पर्म जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। और मजीद जो मैच्योरेशन का जो प्रोसेस होता है वो एपिडाइडेमिस में होता है। अब ये एपिडाइडेमिस में स्टोर होने के बाद जब भी स्पर्म की नीड पड़ती है तो ये वास डेफरेंस से होते हुए स्पर्म यहाँ तक पहुँचेंगे। ये जो नज़र आ रहा है ना वास डेफरेंस, ये वास डेफरेंस से होते हुए, ये जो नज़र आ रहा है ये वास डेफरेंस से होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ तक ये वास डिफरेंस से पहुँचते हुए यूरेथ्रा तक पहुँचेंगे तो रास्ते में इनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा? ये वास डिफरेंस से होते हुए यूरेथ्रा तक जब पहुँचेंगे तो रास्ते में आएंगे कुछ ग्लैंड्स।
अब देखो भाई ये वास डिफरेंस है, और वास डिफरेंस के बाद ये जो थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट आता है उसे कहते हैं एम्प्यूला। अब एम्प्यूला के बाद हमारे पास जो सबसे पहली ग्लैंड जो इस स्पर्म के साथ मिल जाएगी, उसकी सिक्रीशन मिलेगी, वो होगी सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बाद जो है यहाँ, अब ये देखो दो वास डिफरेंस जहाँ मिल रहे हैं, तो बीच में जो बनता है इजैकुलेटिंग डक्ट। ये इजैकुलेटिंग डक्ट क्या होता है, जब भी स्पर्म की नीड होती है, ये इजैकुलेटिंग डक्ट यहाँ से एपिडाइडमिस में स्टोर होने वाले जो स्पर्म है उसको इजेक्ट करता है, बाहर निकालता है वास डिफरेंस के थ्रू, यहाँ यूरेथ्रा तक लाता है। जैसे ये यूरेथ्रा तक लाता है तो सेमिनल वेसिकल जो होता है, गौर से सुनिएगा, सेमिनल वेसिकल जो है वो अपने ग्लैंड्स के सिक्रीशन इस स्पर्म में शामिल कर देता है। फिर इसके बाद जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो अपनी ग्लैंड की सिक्रीशन इसमें शामिल कर देता है, और फिर जो है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, वो भी क्या करता है, अपनी सिक्रीशन जो होता है, अपनी सिक्रीशन जो होगा वो स्पर्म के साथ शामिल करेगा। इन शॉर्ट यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस हुए, यहाँ स्टोर हुए, मैच्योर हुए, जब नीड हुई तो वास डिफरेंस के थ्रू यहाँ इजैकुलेटिंग डक्ट ने जो है उसको क्या किया, स्पर्म को यहाँ तक शामिल किया, और यहाँ तक जो है वो सेमिनल वेसिकल ने अपनी सिक्रीशन शामिल की, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपनी सिक्रीशन शामिल की, और फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ने इन स्पर्म के साथ क्या किया, अपनी ग्लैंड की सिक्रीशन शामिल की। अब जो है वो ये यूरेथ्रा तक यहाँ पहुँच गए हैं। अब ये यूरेथ्रा जो है, अब यहाँ जो है वो यूरेथ्रा जो है वो क्या है, इस पेनिस में। अब ये पेनिस की जो है वो क्या है, ये पूरी बॉडी है, ये क्या है, ये जो बेस है ना पेनिस का, वो पार्ट जो पेल्विस के साथ अटैच होता है वो रूट ऑफ पेल्विस कहलाता है, रूट ऑफ पेनिस कहलाता है, सॉरी, ये रूट ऑफ पेनिस कहलाएगा, और ये है बॉडी ऑफ पेनिस। अब बॉडी ऑफ पेनिस के बाद अगर हम बात करेंगे, पेनिस का जो डायलेटेड पार्ट है स्टार्टिंग का, ये कहलाता है ग्लैंस पेनिस। क्या कहलाएगा, ग्लैंस पेनिस। और इस ग्लैंस पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा है, ग्लैंस पेनिस के अंदर क्या है, ये जो यूरेथ्रा है, ये वाला जो नजर आ रहा है ना यूरेथ्रा, इसी से क्या होंगे, स्पर्म गुजरेंगे। अब जो है वो पेनिस है, अब पेनिस के अंदर जो बीच वाला जो पार्ट है, अब देखो ये कहलाता है पेनिस का क्रस्ट, आउटर वाला पार्ट, और अंदर वाला पार्ट जो है वो कहलाता है बल्ब वाला। अब देखो इस डायग्राम में हमने सारी चीज़ें कवर की, ग्लैंस पेनिस हमने समझ लिया, यूरेथ्रा समझ लिया, वास डिफरेंस समझ लिया, क्रस्ट आउटर वाला पार्ट, बल्ब ऑफ पेनिस भी डिस्कस कर लिया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, एम्प्यूला। और ये जो नजर आ रहा है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर है, जो कि हमने यूरिनरी सिस्टम में पढ़ लिया था। इजैकुलेटिंग डक्ट भी डिस्कस हो गया, रूट ऑफ पेनिस भी हो गया, एपिडाइडमिस, टेस्टिस और बॉडी ऑफ पेनिस। ये तमाम लेबलिंग वाली जो पार्ट्स हैं वो हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेपर में ये डायग्राम भी आपने बनानी होगी। अब आइए इससे रिलेटेड एग्जाम में जो है हमें कैसे लिखना होगा, आइए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्टिस की। सबसे पहले द टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ लोब्यूल्स which contain tightly coiled seminiferous tubule which make up most of each testis। अब देखो भाई टेस्टिस की अगर बात कर रहे हैं तो टेस्टिस की डायग्राम भी हमें थोड़ी सी डिस्कस करनी पड़ेगी। ये टेस्टिस हमने बनाया है यहाँ। अब टेस्टिस जो है ना, ये जो है वो पूरा टेस्टिस है। अब इससे पहले इसकी डायग्राम को थोड़ा मैं समझाता हूँ। टेस्टिस के बाहर जो है ना स्कोटम होता है ना। स्कोटम क्या होता है, ये स्कोटम ये पूरा जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस पाए जाते हैं ना, उसकी बात करेंगे तो इस लेयर ऑफ स्कोटम की हम बात करेंगे। जो लेयर ऑफ स्कोटम है इसके अंदर जो है वो टोटल 7 लेयर्स हैं। ये 7 लेयर्स हैं। सबसे पहले आती है स्किन, स्किन के बाद आती है डार्टोइस मसल। देखो ये एमबीबीएस में पूछोगे ना, ये भी पूरी 7 लेयर्स आपको काम आएंगी। मसला ये है कि बुक के अंदर थ्योरी के अंदर जो है इसकी कोई खास डिटेल नहीं है, लेकिन बुक के अंदर डायग्राम में जो है वो कुछ कुछ चीज़ें इसमें मेंशन है, टूनिका, वजाइनलिस और ये लिखा हुआ है। तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर के लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन डायग्राम में ये जिक्र है। तो हमने सोचा ये 7 लेयर को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई स्कोटम के बाद सबसे पहले आती है स्किन, स्किन के बाद जो आता है वो डार्टोइस मसल आता है, डार्टोइस मसल के बाद आता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया के बाद आता है क्रीमेस्टिक फेशिया। देखो भाई अब यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लो ताकि डायग्राम में वो ना हो। अगर आप देखो तो मैंने थोड़ा ये ना ये नाम लिखने के लिहाज से वो आगे पीछे कर दिए हैं तो उलझे नहीं। देखो भाई एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, एक्सटर्नल के बाद क्रीमेस्टिक फेशिया, फिर आता है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ये लेयर याद रखना, ऐसे नहीं करना एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है, फेशिया कहते हैं लेयर्स को ना। अब ये इसी तरीके से जो आ जाती हैं, फिर क्रीमेस्टिक फेशिया है और फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ये तीनों लेयर मैंने डॉट से यहाँ क्लियर कर दी। फिर इसके बाद जो लेयर आती है वो आती है टूनिका वजाइनलिस। क्या आती है, टूनिका वजाइनलिस। और फिर जो है टूनिका वजाइनलिस क्या होती है, 2 लेयर होती है, बीच में स्पेस होता है। टूनिका वजाइनलिस में देखो 2 लेयर होती हैं, बीच में स्पेस होता है। और फिर आ जाता है टूनिका अल्बुजिनिया जो कि बिल्कुल टेस्टिस के साथ क्या होता है, अटैच होता है। तो ये सातों के सातों लेयर जो है ये क्या है, स्कोटम की। अब शुरू हो जाता है टेस्टिस।
टेस्टिस के अंदर क्या है, लोब्यूल है, लोब्यूल देखो सेगमेंट बने हुए ना, लोब्यूल, और उस लोब्यूल के अंदर जो ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, लोब्यूल के अंदर ये जो राउंड 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 स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करती हैं, गौर से सुनिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है ये स्पर्म प्रोड्यूस करती है, यहाँ स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद आ जाता है एपिडाइडेमिस। अभी इससे पहले मैंने बताया था एपिडाइडेमिस के अंदर जो है वो क्या होते हैं, स्पर्म आ जाते हैं। अब ये एपिडाइडेमिस जो है इसका क्या है, ये बताया हेड है, और ये एपिडाइडेमिस की क्या है, टेल है, और ये एपिडाइडेमिस की क्या है, बॉडी है। हेड ऑफ एपिडाइडेमिस, बॉडी ऑफ एपिडाइडेमिस और टेल ऑफ एपिडाइडेमिस। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है स्पर्म बनते हैं, और ये स्पर्म बनने के बाद जो है वो कहाँ जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनने के बाद ये स्पर्म आ जाते हैं एपिडाइडेमिस में, लेकिन उसके जरिए बीच में एक स्ट्रक्चर आता है जिसे कहते हैं रेटिटेस्टिस। क्या कहते हैं इसे, रेटिटेस्टिस कहते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और एपिडाइडेमिस के दरमियान जो नेटवर्क मौजूद है वो क्या कहलाता है, रेटिटेस्टिस। क्या कहलाता है, रेटिटेस्टिस कहलाता है। तो ये रेटिटेस्टिस जो है ये यहाँ आपके सामने डायग्राम में मौजूद है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखो लोब्यूल की शक्ल में थे, और ये एपिडाइडेमिस था, इनके बीच में देखो ये बड़ा सा थोड़ा सा डार्क सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ वो है रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस ये है, अब देखो भाई इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने, रेटिटेस्टिस से होते हुए अब ये पहुंचेंगे कहाँ, ये पहुंचेंगे एपिडाइडेमिस में, और एपिडाइडेमिस के अंदर वहाँ स्टोर होंगे, मैच्योर होंगे, और जब नीड होगी तो ये एपिडाइडेमिस से होते होते इसकी टेल तक पहुंचेंगे, और टेल से होते होते ये कहाँ तक चले जाएंगे, ये आ जाएंगे वास डेफरेंस। अब देखो यहाँ से वास डेफरेंस शुरू हो गई, और ये वास डेफरेंस जो होगी, कोशिश सुनिएगा, ये वास डेफरेंस क्या करेगी, ये स्पर्म को यूरेथ्रा तक क्या करेगी, लेके जाएगी। अब जो वो यहाँ रेटिटेस्टिस है ना, तो सुनिएगा, रेटिटेस्टिस है, यहाँ जो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में आए, और इफेरेंट डक्ट्यूल, ये यहाँ छोटे छोटे होते हैं, इफेरेंट डक्ट्यूल होते हैं जो रेटिटेस्टिस से स्पर्म को क्या करेंगे, एपिडाइडेमिस तक लेके जाएंगे। अब इस डायग्राम को हम देखते हैं, सारी चीज़ हमने कवर कर ली या नहीं। ये स्कोटम की सारी लेयर थी, लोब्यूल आ गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आ गया, फिर इसके बाद जो वो रेटिटेस्टिस से होते हुए एपिडाइडेमिस तक गए। एपिडाइडेमिस के 3 पार्ट थे, हेड, बॉडी और टेल। ये रेटिटेस्टिस भी हो गया, वास डिफरेंस भी कवर कर लिया, और इफेरेंट डक्ट्यूल के जरिए जो है वो एपिडाइडेमिस, रेटिटेस्टिस के जरिए स्पर्म जो है वो एपिडाइडेमिस पे इफेरेंट डक्ट्यूल के जरिए आएंगे। आइए अब हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो एग्ज़ाम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो डायग्राम थी वो बना लिया आपने, और अगर एग्ज़ाम में अगर अलग से टेस्टिस के बारे में अगर डिटेल मांगेगा तो फिर ये भी डायग्राम आपने बनानी होगी। तो अब हम बात करते हैं द टेस्टिस। The testis is composed of lobule which contain tightly coiled seminiferous tubule. इसमें क्या थी, tightly coiled seminiferous tubule थी, which make up most of each testis. ज़्यादातर testis का जो पार्ट था वो seminiferous tubule से था। The Sertoli cell in the tubule responsible for the production of sperm. Process of sperm production is called spermatogenesis. अब ये वो क्या है, सर्टोली सेल जो होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाए जाते हैं, और ये क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की प्रोडक्शन जो है ये क्या करवा रहे हैं, सर्टोली सेल कराते हैं। प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म बनते हैं उस प्रोसेस को नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब रोल ऑफ, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो गया भाई कि भाई टेस्टिस जो वो लोब्यूल की शक्ल में है, और इनके अंदर जो वो टाइटली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं जो कि टेस्टिस का ज़्यादातर हिस्सा बनाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक सेल पाए जाते हैं जिनका नाम है सर्टोली सेल, और ये सर्टोली सेल जो है वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कराते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन कराते हैं, और वो प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। रोल ऑफ टेस्टिस की बात करते हैं, टेस्टिस का रोल क्या है, द टेस्टिस प्रोड्यूस बोथ स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टिस का 2 काम है, स्पर्म बनाना और मेल सेक्स हार्मोन बनाना। डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस की हम बात करेंगे। टेस्टिस डेवलप इनसाइड द एब्डोमेन बट कम टू लाई बिफोर बर्थ इन स्कोटम। टेस्टिस जो होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो टेस्टिस की जो डेवलपमेंट होती है वो एब्डोमेन में ही होती है, टेस्टिस एब्डोमेन में होता है। लेकिन जैसे ही बच्चे की पैदाइश का वक्त आ जाता है उस वक्त टेस्टिस जो होते हैं वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो स्कोटम होता है उसमें आ जाते हैं। अब ये स्कोटम क्या है, अ पाउच ऑफ स्किन लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन बिटवीन द थाई इज कॉल्ड स्क्रोटम। हमने कहा ये क्या है, पाउच ऑफ स्किन है, लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर जो वो लोकेटेड होती है, बिटवीन द थाइज के मिड में, उसे कहते हैं स्क्रोटम, यानी एक पाउच लाइक थैली में है। अब इस स्क्रोटम का काम क्या है, रोल ऑफ स्क्रोटम। द स्पर्म्स आर अनएबल टू डेवलप एट बॉडी टेम्परेचर। स्पर्म जो है वो बॉडी टेम्परेचर पर सही से डेवलप नहीं हो पाते।
The scrotum maintains the testis at around 34 degree centigrade, slightly lower than the body temperature 37 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पर्म्स जो है वो बॉडी टेम्परेचर पर डेवलप नहीं होते। बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पर्म को डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा कम बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो कम बॉडी टेम्परेचर कौन प्रोवाइड करता है? स्कोटम। द स्कोटम मेंटेन द टेस्टिस एट अराउंड 34 डिग्री सेंटीग्रेड। स्कोटम जो है वो क्या करता है? टेस्टिस के टेम्परेचर को 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करता है, स्लाइटली लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले में ये टेम्परेचर स्लाइटली क्या है? थोड़ा सा कम है। अब आ जाते हैं एक्सेसरी डक्ट। डक्ट का मतलब रास्ते। अब ये रास्ते कौन कौन से हैं? सबसे पहले था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, याद है ना? सेमिनिफेरस राउंड राउंड ट्यूब्यूल। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद क्या आ जाता है? रेटी टेस्टिस। अभी डिस्कस किया था। फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म सेल मूव टुवर्ड्स द एपिडाइडमिस थ्रू रेटी टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो स्पर्म बने। अब ये स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडाइडमिस की तरफ जाएंगे। बीच में जो स्ट्रक्चर आता है उसे कहते हैं रेटी टेस्टिस। अब जो वो इफेरेंट डक्ट क्या थे? द एपिडाइडमिस एंड रेटी टेस्टिस आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब नोन एज इफेरेंट डक्ट। हमने कहा इफेरेंट डक्ट क्या है भाई? एपिडाइडमिस। देखें भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने, अब वो जा रहे हैं एपिडाइडमिस की तरफ। बीच में जो स्ट्रक्चर आता है रेटी टेस्टिस। अब ये एपिडाइडमिस और रेटी टेस्टिस के दरमियान जो है वो क्या होता है? एक नेटवर्क होता है ट्यूब का, जिसे हम क्या कहते हैं? इफेरेंट डक्ट। ये भी हमने डायग्राम से डिस्कस किया। अब हम पहुंच गए एपिडाइडमिस की तरफ। स्पर्म सेल आर स्टोर्ड इन द एपिडाइडमिस वेयर दे मैच्योर। और स्पर्म सेल जो होते हैं वो एपिडाइडमिस के अंदर क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, और वहीं पर जाके क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। अब एपिडाइडमिस से शुरुआत हो गई है वास डेफरेंस, या जिसे डक्ट डेफरेंस भी कहते हैं। डक्ट डेफरेंस इज अ थिक वॉल ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस सब कौन लेके जाएगा? एपिडाइडमिस से स्पर्म जो है वो अब लेके जाएगा, डक्ट डेफरेंस लेके जाएगा। अब डक्ट डेफरेंस के बीच में क्या होता है? डायलेटेड पार्ट आ रहा था जिसे हमने नाम दिया था एम्प्यूला। ईच डक्ट डेफरेंस हैज एन एम्प्यूला विच इज एन एक्सपेंडेड पार्ट दैट सर्व एज अ रिजर्वायर। हर जो है वो डक्ट डेफरेंस के अंदर क्या होता है? एक डायलेटेड पार्ट होता है, एक्सपेंडेड पार्ट होता है जिसे एम्प्यूला कहते हैं, और ये रिजर्वायर के तौर पर, यानी स्पर्म को स्टोर करने का रिजर्वायर क्या होता है? जो कुछ देर के लिए चीज़ों को स्टोर कर सके, तो ये रिजर्वायर के तौर पर काम करता है। अब जो है वो फिर बात आ गई थी इजैकुलेटिंग डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, one of two hollow tube created by joining the excretory duct of a seminal vesicle and the ampulla of duct deferens. Ejaculating duct क्या है? One of two hollow tubes created by joining the excretory duct of seminal vesicle. अब देखो दो vas deferens आ रहे थे, दोनों जुड़ रहे हैं, और वहाँ क्या हो रहा है? सेमिनल वेजाइकल के एक्सक्रीटरी डक्ट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, एम्पुला ऑफ डक्ट डेफरेंस आपस में जुड़ रहा है। द डक्ट सर्व टू कंबाइन द स्पर्म डिपॉजिटेड इन द एम्पुला with the fluid generated by the seminal vesicle and transfer these substance to the prostate. They enter into the urethra about halfway through the prostate. अब कहानी क्या थी? इजैकुलेटिंग डक्ट मैंने बताया था। एम्प्यूला के अंदर स्पर्म थे ना, वो जैसे ही जो है वो इजैकुलेटिंग डक्ट इसको आगे लेकर आता है तो इसमें सेमिनल वेजाइकल अपनी सिक्रीशन शामिल कर देता है। साथ ही साथ जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपनी सिक्रीशन क्या करता है? शामिल करता है। और ये इजैकुलेटिंग डक्ट उस सिक्रीशन को कहाँ तक लाता है? दे एंटर इनटू द यूरेथ्रा अबाउट हाफ वे थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड। जो है वो यूरेथ्रा के हाफ वे तक लेकर आता है और प्रोस्टेट ग्लैंड तक लाएगा। अब देखो भाई, ये पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ इतनी चीज़ों में आप कंफ्यूज ना हो। चले, तो ये वाली चीज़ें जो है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा पार्ट ढूंढने दो। ये डायग्राम से थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं भाई। यहाँ एपिडाइडमिस स्टोर था ना, एपिडाइडमिस में स्पर्म स्टोर थे, वास डेफरेंस से गया, यहाँ डायलेटेड पार्ट था एम्प्यूला, जैसे ही यहाँ आया सेमिनल वेजाइकल ने अपनी सिक्रीशन शामिल की, ये इजैकुलेटिंग डक्ट है। सेमिनल वेजाइकल अपनी सिक्रीशन शामिल की और प्रोस्टेट के जो है ना हाफ वे तक जाकर ये क्या करेगा? यहाँ इन सारी चीज़ों को क्या करेगा? मिक्स करेगा। फिर इसके आगे क्या आ जाएगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आएगा, आगे उसका भी हम जिक्र करने जाएंगे। तो इजैकुलेटिंग डक्ट, one of two hollow tube created by joining excretory duct of seminal vesicle. seminal vesicle के excretory duct के साथ जुड़ेंगे and the ampulla of a duct deferens. duct deferens का ampulla वाला part होगा. The duct serve to combine the sperm deposit in the ampulla
विद द फ्लूइड जनरेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल। डक जो होगा वो क्या करेगा, सर्व करेगा, कंबाइन द स्पर्म डिपॉजिट इन द एम्प्यूला, एम्प्यूला के अंदर जो स्पर्म मौजूद है, विद द फ्लूइड जनरेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल जो सिक्रीशन करेगा उसको उसके साथ शामिल करेगा, एंड ट्रांसफर दिस सब्सटेंस टू द प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट तक वहाँ क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। दे एंटर इनटू यूरेथ्रा अबाउट हाफ वे थ्रू द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के जरिए वहाँ से गुजरेंगे तकरीबन यूरेथ्रा के हाफ वे, आधे रास्ते तक। अब ये जो यूरिनोजेनिटल डक्ट की हम बात करेंगे, द मेल यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट, इज अ कॉमन ट्यूब फॉर द यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज। याद रखिएगा मेल यूरेथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं क्योंकि ये कॉमन रास्ता होता है जहाँ से यूरिन और वहाँ से रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज जो है वो उसी रास्ते से क्या होगा, गुजरेगा। जबकि फीमेल यूरेथ्रा को जो है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं कहते हैं क्योंकि फीमेल में दो अलग रास्ते हैं, यूरेथ्रा यूरिन के लिए है और वजाइना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जबकि मेल के अंदर एक ही रास्ता है जिससे यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज जो होता है वो रिलीज होता है। अब बात करते हैं पेनिस की। इट इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यानी ये स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ट्रांसफर करने का काम करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट्स है जिसे हेड और टिप कहते हैं वो ग्लैंड्स कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेड और टिप ऑफ पेनिस। द ग्लैंड्स इज वेरी सेंसिटिव एंड कंटेन द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसमें यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। इन सम मेन अ फोल्ड ऑफ स्किन दैट कॉल्ड फोर स्किन में कवर द ग्लैंड्स। कुछ मेल्स के अंदर क्या होता है कि ये जो टिप ऑफ पेनिस है ना उसके ऊपर क्या होता है, फोल्ड ऑफ स्किन, स्किन का फोल्ड होता है जिसे कहते हैं फोर स्किन में कवर द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को क्या करता है, वो कवर करता है। जबकि मुस्लिम के अंदर जो खतना का आप सुनते हो ना, सर्कमसीजन खतना कहते हैं, उसमें फोर स्किन को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्योंकि ये फोर स्किन होती है तो फोर स्किन की वजह से क्या होती है, इस फोर स्किन की वजह से जो है वो बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, बार बार यूटीआई के एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, इसीलिए जो है वो सर्कमसीजन के जरिए इस फोर स्किन को रिमूव कर दिया जाता है। फिर शाफ्ट की बात करेंगे। इट कंटेन्स लेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इसके अंदर क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू वो होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो जब बढ़ जाता है तो वो हार्ड हो जाते हैं, जब ब्लड फ्लो कम होता है तो वो सॉफ्ट होता है। फिर आता है रूट्स। रूट इज वेयर द पेनिस अटैक टू द पेल्विक एरिया। रूट जो होता है वो अटैच, सॉरी नॉट अटैक, रूट इज द रूट वो एरिया होता है जहाँ पेनिस जो होता है वो पेल्विक एरिया के साथ क्या होता है, अटैच होता है। अब हम बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड की। देयर आर 3 सेट्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड्स का मतलब जो एक होता है नेसेसरी, एक होता है एक्सेसरी। नेसेसरी का मतलब भाई बहुत ही ज़रूरी, एक्सेसरी का मतलब है फ़ायदेमंद, हो तो बहुत ज़्यादा फायदा हो, ना हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन प्रॉब्लम आएगा। तो एक्सेसरी ग्लैंड, सपोर्टिंग ग्लैंड्स। सबसे पहले आता है सेमिनल वेसिकल। अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन। सेमिनल वेसिकल का पूरा पेयर होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन। जो फ्लूइड रिलीज होता है रिप्रोडक्टिव फ्लूइड मेल का, उसका 60% जो वॉल्यूम होता है वो सेमिनल वेसिकल की वजह से ही आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, द प्रोस्टेट ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ऑफ द सीमेन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। साइज के एतबार से प्रोस्टेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा है, जबकि जिसके वॉल्यूम सीमेन का जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड का जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो बना रहा है वो सेमिनल वेसिकल बनाता है, लेकिन साइज के एतबार से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट है। इट सिक्रीट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू यूरेथ्रा। ये प्रोस्टेट जो है वो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्ट यूरेथ्रा में क्या करता है, रिलीज करता है। और फिर थर्ड लास्ट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आर अ पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स अलोंग द यूरेथ्रा बिलो द प्रोस्टेट। बिफोर एजेकुलेशन दे सिक्रीट क्लियर म्यूकस दैट न्यूट्रलाइज एनी एसिडिक यूरिन रिमेनिंग इन द यूरेथ्रा। अब देखो भाई, ये जो सिक्रीशन गुजर रही है ना, स्पर्म वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ से यूरिन भी गुजर रही है, तो अब ये यूरिन जो होती है उसकी पीएच होती है एसिडिक, और स्पर्म अगर वहाँ से डायरेक्ट गुजरेंगे तो क्या होगा, स्पर्म तो मर जाएंगे, एसिडिक पीएच को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का वहाँ पेयर होता है, स्मॉल ग्लैंड होते हैं यूरेथ्रा के पास, जो भी हमने डायग्राम में की, बिलो द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के बाद होते हैं। बिफोर इजेकुलेशन, इजेकुलेशन के जरिए जैसे ही वहाँ जाते हैं, दे सिक्रीट क्लियर म्यूकस, वो क्लियर म्यूकस जो है वो क्या करते हैं, उस सिक्रीशन में शामिल कर देते हैं। दैट न्यूट्रलाइज एनी एसिडिक यूरिन रिमेनिंग इन द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अंदर अगर यूरिन का कोई जरा सा भी पार्ट हो तो उसकी एसिडिक एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो यहाँ जाके ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो है वो लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अब आइए हम
बात करते हैं की पॉइंट्स। अगर यहाँ तक की सारी बातें अगर आपने तवज्जो के साथ सुनी हैं तो उन 20 की पॉइंट्स के जवाब भी आप आसानी से दे सकेंगे। की पॉइंट्स ऑफ लेक्चर 2 20 पॉइंट्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर, 3 टर्म हमने जो स्टार्टिंग में यूज़ की थी उन तीनों टर्म्स का नाम बताना है। और एक बता देता हूँ हिंट के तौर पर, यूनिसेक्सुअल था, बकिया 2 हिंट, तो ये तीनों के नाम बताने हैं। नंबर 2 इंटरनल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया कौन से 2 हैं मेल के वो बताने हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल के कौन से 2 उनके नाम बताने हैं। टेस्टिस इज कंपोज ऑफ लोब्यूल्स विच कंटेन टाइटली कॉइल्ड, टेस्टिस जो होते हैं वो लोब्यूल पर मुश्तमिल होता है, उसमें टाइटली कॉइल्ड कौन सा स्ट्रक्चर होता है उसका नाम बताना है। डेश मेकअप मोस्ट ऑफ ईच टेस्टिस, भाई टेस्टिस का ज़्यादातर पार्ट किस चीज़ पर मुश्तमिल है वो बताना है। द डेश सेल इन द ट्यूब्यूल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, भाई वो कौन से सेल होते हैं ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्म सेल की प्रोडक्शन कराते हैं। टेस्टिस डेवलप इनसाइड द, टेस्टिस की जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ होती है। टेस्टिस कम टू लाइफ बिफोर डेश इन स्कोटम, किस प्रोसेस से पहले जो है ये स्कोटम में आ जाते हैं। अ पाउच ऑफ स्किन लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन बिटवीन द थाई इज कॉल्ड, भाई एक पाउच ऑफ स्किन होती है एब्डोमेन के बाहर होती है, थाई के मिड में होती है, उसे क्या कहते हैं। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड है। द स्कोटम मेंटेन द टेस्टिस एट अराउंड, स्कोटम जो है वो टेस्टिस का टेम्परेचर कितने टेम्परेचर तक मेंटेन रखता है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द डिश, स्पर्म किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म सेल मूव फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टुवर्ड्स द एपिडर्मिस थ्रू द डिश, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जो है एपिडाइडेमिस तक जाते हैं किस स्ट्रक्चर के जरिए। द एपिडाइडेमिस एंड रेटी टेस्टिस आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स नॉन एस, एपिडाइडेमिस और रेटी टेस्टिस जो आपस में नेटवर्क ऑफ ट्यूब के जरिए कनेक्टेड होते हैं उसे क्या कहते हैं। स्पर्म सेल्स आर स्टोर्ड इन द, स्पर्म सेल कहाँ स्टोर होते हैं। डेश कैरीज स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइडेमिस, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो एपिडाइडेमिस से जो है वो स्पर्म को कैरी करता है। द मेल यूरेथ्रा इज ऑल्सो कॉल्ड, मेल यूरेथ्रा का नाम बताएं। डेश कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन, भाई वो कौन सा ग्लैंड है जो 60% जो सीमेन का टोटल वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूट करता है। डेश इज द लार्जेस्ट ऑफ सीमेन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, साइज के एतबार से सबसे लार्जेस्ट सीमेन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड कौन सा है। प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इज कॉल्ड, स्पर्म प्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये 20 पॉइंट हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।